हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके पहले की क्लासों में आपको प्रकाश क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया था, और पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा किया था। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछली क्लासों में चर्चा किया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या होता है, और इसके बाद हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि किस दर्पण में किस प्रकार का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इन प्रतिबिंबों के बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पर चर्चा करते हैं, दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं कि दर्पण क्या चीज होता है। तो दर्पण को जानने से पहले मैंने आपको जब वस्तुओं के बारे में बताया था कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, तो मैंने बताया था ऐसी वस्तुएं जिस पर अगर हम लोग प्रकाश को आपतित करते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग उस वस्तु को क्या कर पाता है, तो पार कर पाता है। तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था तुमको कि कांच है, और जब हम लोग कांच पर अगर हम लोग कांच पर किसी प्रकाश को क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो जो कांच होता है वह प्रकाश के मैक्सिमम भाग को क्या करने देता है, इस पार से अगर प्रकाश को क्या करते हो, आप भेजते हो, तो जो प्रकाश होता है उसका मैक्सिमम भाग इस पार से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस वजह से हम लोग कांच को क्या नाम दिए थे, पारदर्शी वस्तुओं का नाम दिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर दर्पण को बनाना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनका क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग को दर्पण बनाना है तो दर्पण को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पारदर्शी वस्तु है, तो यहाँ पे अगर मान लेता हूं कोई कांच है, और यह कांच इस प्रकार से कुछ है, आप कह सकते हो यह कांच है। और आपको पता है कि जो कांच होता है वह कैसा होता है, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है। तो आप बताओगे जो कांच होता है वह पारदर्शी होता है। तो यह मैंने बना दिया क्या, कांच है। और यहाँ पे कांच की आपको दो सतह दिखाई दे रही है, एक तो सतह आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, और दूसरी सतह आपको क्या दिखाई दे रही है, नीचे की ओर दिखाई दे रही है। तो जो पारदर्शी वस्तु है, उस पारदर्शी वस्तु की किसी एक सतह पर अगर आप क्या करते हो, कलई करते हो, या कह सकते हो पॉलिश करते हो, तो उस कंडीशन में जो पारदर्शी वस्तु होती है उसकी जो दूसरी सतह होती है वह कैसा व्यवहार करती है, या वो कैसा हो जाती है, तो आप कह सकते हो परावर्तक तल के रूप में हो जाती है। जब किसी पारदर्शी वस्तु के किसी एक सतह पर हम लोग जब कलई कर देते हैं, या कह सकते हो पॉलिश कर देते हैं, तो जो पारदर्शी वस्तु की जो दूसरी सतह हो जाती है वो कैसे हो जाती है, तो आप कह सकते हो परावर्तक तल के रूप में हो जाती है। और उस कंडीशन में जो यह निकाय बनता है, या कह सकते हो जो यह आकृति बनती है, उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी आकृति को हम लोग कहते हैं दर्पण। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो तुम लोग। जैसे मान लो कि यह पारदर्शी कोई वस्तु है, और इस पारदर्शी वस्तु में आप देखो तो दो सतह दिखाई दे रही है, एक सतह आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, और दूसरी सतह कहां पे दिखाई दे रही है, तो नीचे की ओर दिखाई दे रही है। और जो नीचे की सतह अगर मान लो कि मैं क्या करता हूं, इस पे मैं पॉलिश कर दिया, तो जब इस सतह पर आप पॉलिश कर दोगे तो उस कंडीशन में जो यह दूसरा सतह है यह कैसा हो जाएगा, तो बताओ कि यह परावर्तक तल के रूप में हो जाएगा, परावर्तक परावर्तक तल कहलाएगा। क्योंकि जब हम लोग अब क्या करेंगे, पहले जब हम लोग इस सतह पर जो दूसरा सतह आपको दिखाई दे रहा है, इस सतह पर अगर हम लोग पॉलिश नहीं किए थे, तो जब मैं इस साइड से प्रकाश को आपतित करता तो जो प्रकाश होता वह इस साइड से क्या हो जाता,
निकल जाता। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा कि जो यह पारदर्शी वस्तु थी, इस पारदर्शी वस्तु की दूसरी सतह पे मैंने इस प्रकार से पॉलिश कर दिया है, और जब मैं पॉलिश कर दिया हो तो उस कंडीशन में वो लोग क्या होगा कि जब मैं अब इस आप कह सकते हो कि जो यह वस्तु है, इस वस्तु पर अगर हम लोग प्रकाश आपतित करेंगे तो जो प्रकाश है वह इस सतह पर आपतित होगा, और फिर क्या होगा कि जो प्रकाश होगा इस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब प्रकाश जो होगा इस माध्यम में या कह सकते हो इस ओर नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो यह आकृति बन रही है, इस आकृति को अगर मैं पूछूं कि यह आकृति या जो यह निकाय बना, इस निकाय को क्या कहोगे, तो इसी निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण। ठीक ना। तो दर्पण क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि किसी पारदर्शी वस्तु के किसी एक सतह पर पॉलिश करने के बाद जो दूसरा सतह हो जाता है वह परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है, और जो यह निकाय बनता है या जो यह कह सकते हो कि जो आकृति बनती है, उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, तो उसी आकृति को हम लोग कहते हैं दर्पण। तो दर्पण के बारे में मैंने बता दिया है कि यहाँ पे अगर कोई पारदर्शी वस्तु है और उसकी एक सतह पर आप लोग क्या करते हो, पॉलिश करते हो, तो उस कंडीशन में दूसरा सतह क्या हो जाता है, परावर्तक तल हो जाता है। और जब हम लोग उस वस्तु या कह सकते हो उस तल पर अगर हम लोग प्रकाश को आपतित करते हैं तो जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, उस तल से टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक ना। तो इस आकृति को ही हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण करने वाले हैं। अब देखो दर्पण जो होता है, दर्पण के अगर मैं प्रकार की बात करता हूं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं दर्पण के प्रकार। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं दर्पण के प्रकार। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दर्पण के प्रकार, या यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, दर्पण के प्रकार। तो जो दर्पण होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो आप बताओगे जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बताओगे दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, जो पहला दर्पण होता है इस दर्पण को कहते हैं हम लोग समतल दर्पण। और जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे प्रकार को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, तो इसको हम लोग कहेंगे गोली दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बताओगे दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। जो गोली दर्पण होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, तो गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। अगर मैं पूछूं कौन कौन सा होता है, तो आप बताओगे जो गोली दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। एक को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अगर कोई पूछे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बताओगे कि जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। अगर मैं पूछूं कौन कौन सा होता है, तो बताओगे कि जो दर्पण होता है, एक जो होता है समतल दर्पण होता है और दूसरा जो दर्पण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे दर्पण को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। और अगर मैं पूछूं गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। आप बताओगे एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा जो दर्पण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि जो अवतल दर्पण है इसका दूसरा क्या नाम है, तो आप कह सकते हो कि जो अवतल दर्पण होता है इसको हम लोग और एक नाम से कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अगर मैं पूछूं किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो बताओगे कि जो अवतल दर्पण है इस अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण।
अपसारी दर्पण। तो जो गोली दर्पण होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण अगर मैं पूछूं क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का अगर पूछो दूसरा क्या नाम है तो बताओगे अभिसारी दर्पण। अगर मैं पूछूं कि दूसरा प्रकार कौन सा होगा, यह तो आप देख रहे हो पहला प्रकार है और यह कौन सा प्रकार है तो बताओगे दूसरा प्रकार है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को अगर मैं पूछूं और किस नाम से जानते हैं तो आप बताओगे अभिसारी दर्पण। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि दर्पण क्या होते हैं और दर्पण के प्रकार के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक ना? इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जानने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। पहला जो दर्पण है समतल दर्पण क्या होता है, तो आप इस तरीके से परिभाषा बना सकते हो। कैसे परिभाषा बनाओगे? परिभाषा आपको रटना नहीं है, बस ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से परिभाषा बनती है और किस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, परिभाषा बनाना है। अगर मैं बात करता हूं समतल दर्पण, अगर कोई पूछे समतल दर्पण क्या होता है तो कैसे बताओगे तुम लोग? अब बताओ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, उस दर्पण को हम लोग कैसा दर्पण कहते हैं बोलो? तो समतल दर्पण कहते हैं। अगर कोई दर्पण है और उस दर्पण का जो परावर्तक तल है, अगर परावर्तक तल कैसा हो, समतल दिखाई दे या समतल हो, तो उस कंडीशन में उस दर्पण को बोलो हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और अगर कोई पूछे गोली दर्पण क्या होता है तो अब बताओ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोली हो या कह सकते हो गोल हो, उस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। अब इसको हम लोग फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई पूछे समतल दर्पण क्या होता है तो आप बताओ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, समतल होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण कहते हैं। और अगर कोई दर्पण है जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोली हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अगर हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, देखो मैंने बताया था दर्पण को कैसे बनाओगे तुम लोग। तो अगर तुम्हारे पास कोई पारदर्शी वस्तु है या कोई पारदर्शी वस्तु है और पारदर्शी वस्तु के किसी एक सतह पर क्या कर दो तुम लोग? पॉलिश कर दो। और पॉलिश कैसे कर सकते हो तुम लोग? या तो पॉलिश चांदी का कर दो या तो लाल ऑक्साइड जो होता है उसका क्या करो, इस पारदर्शी वस्तु के किसी एक सतह पर क्या कर दो? पॉलिश। तो यहाँ पे देखो मैं पॉलिश कर दिया इस प्रकार से, और जब मैं इस प्रकार से पॉलिश कर दिया तो उस कंडीशन में जो यह सतह होगा, यह सतह कैसा हो जाएगा तो बताओगे? परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। और अगर इस परावर्तक तल को देखो या कह सकते हो जो यह परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ को देखो तुम लोग, तो यह परावर्तक पृष्ठ कैसा है तो बताओगे जो यह परावर्तक पृष्ठ है वह समतल है। अगर यह परावर्तक पृष्ठ समतल है तो अगर मैं पूछो यह दर्पण बोलो क्या हो जाएगा तो आप बताओगे यह दर्पण जो होगा वह समतल दर्पण होगा। ठीक है ना? तो समतल दर्पण के बारे में बात समझ में आई कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल जो होता है वह क्या होता है? समतल होता है। उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और फिगर अगर मैं पूछूं समतल दर्पण का कैसा बनेगा तो इस प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, या इस प्रकार से मैं कोई लाइन बना दूंगा और इस प्रकार से जो निचला वाला पृष्ठ है उस पर मैं क्या करूंगा? पॉलिश या कलई कर दूंगा। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो दर्पण बनेगा वह दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक ना? यहाँ पे अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है? अगर मैं पूछूं प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो तुम लोगों का जवाब क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो जवाब तुम लोगों का क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताओ कि जो प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है और जो प्रतिबिंब होता है वह कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर कोई दर्पण है और दर्पण के सामने अगर हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं? रखते हैं। अगर दर्पण है और दर्पण के सामने अगर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो जो वस्तु की आकृति उस दर्पण में बनती है उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर आप लोग
चेहरे को अपने जो चेहरा है आपका, उसको अगर आप लोग क्या करते हो, दर्पण में देखते हो, तो जो दर्पण में जो आपका चेहरा क्या होता है, दिखाई देता है। मतलब आप कह सकते हो जो आपके चेहरे की आकृति है वो किस में दिखाई देती है, आपके कांच में दिखाई देती है। तो जो आकृति आपके कांच में दिखाई देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को जब किसी दर्पण के सामने हम लोग रखते हैं, तो जो दर्पण है उस दर्पण में जिस वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, उस वस्तु की आकृति जो हम लोग को दर्पण में दिखाई देती है, उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई दर्पण है और यह मान लो वस्तु है, यह क्या है, दर्पण है, और यह क्या है, वस्तु है, तो इस वस्तु की जो आकृति इस दर्पण में दिखाई दे रही है, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, तो इस आकृति को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब किस प्रकार का, प्रतिबिंब अगर मैं पूछूं कितने प्रकार का बनता है, तो बताओ कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो दूसरा प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग बोलो क्या नाम देते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो दूसरा प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, आप कह सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर कह सकते हो आभासी या बनता हुआ प्रतीत होता है, या कह सकते हो कि बनता हुआ प्रतीत होता है, तो उस कंडीशन में उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तव में नहीं बनेगा तो आप कह सकते हो कि आभासी प्रतिबिंब होगा। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है तो उस कंडीशन में उस प्रतिबिंब को क्या कहोगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, और अगर पूछो कौन सा होता है, तो आप बताओ, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर मैं पूछूं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप बताओ कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है तो उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है तो उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आगे, जब मैं प्रतिबिंब को क्या करूंगा, बनाऊंगा। अभी के लिए आपको बस सिंपल सी बात आपको ध्यान देना है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो वस्तु की आकृति दिखाई देती है उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और जो प्रतिबिंब होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अगर मैं पूछूं कौन कौन, तो बताओगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। अगर पूछो कि जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो बताओ जो प्रतिबिंब वास्तव में बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। तो मुझे लगता है प्रतिबिंब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। और जब हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे तो जो चीजें और है वो चीजें आपको क्या हो जाएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब के बारे में मैंने क्या किया, आपको बता दिया है। ये चीजें मैं क्यों बताया हूं, अगर कोई पूछेगा तुमसे कि जो समतल दर्पण होता है, यहाँ पे समतल दर्पण तुमको दिखाई दे रहा है, तो जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बताओगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और अगर जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आकार होगा वह कैसा होगा, तो जब भी यहाँ पे समतल दर्पण की बात होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में हमेशा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु की क्या होता है, बराबर बनता है। जब भी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह अगर मैं पूछूं कैसा बनता है, तो बताओगे आभासी बनेगा। अगर मैं पूछूं उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो बताओगे सीधा बनेगा। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा
वह बताओ कि वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। इन तीन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे कह सकते हो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कौन बनेगा, तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हो वह प्रतिबिंब वस्तु के क्या होगा, बराबर। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक ना। तो यह समतल दर्पण के बारे में इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर क्या करना चाहते हो तुम कि समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अगर पूरा देखना चाहते हो, जैसे मान लो कि मेरा जो फिगर है, या कह सकते हो अगर मैं अपने प्रतिबिंब को पूरा अगर मैं देखना चाहता हूं किसमें, अगर किसी दर्पण में, तो उस कंडीशन में अगर पूछूं कि तो दर्पण होगा, उस दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, तो जो दर्पण का आकार होना चाहिए उस वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। जैसे मान लो इस मार्कर को क्या करना चाहते हो, इस पूरे मार्कर को तुम लोग कांच में देखना चाहते हो, दर्पण में देखना चाहते हो, तो अगर मैं पूछूं कि जो दर्पण होगा उस दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, या कह सकते हो जो दर्पण है उस दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, तो जो दर्पण है इस दर्पण को अगर इस दर्पण का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना चाहते हो, तो जो दर्पण का आकार होगा इस वस्तु के आकार का क्या होना चाहिए, बोलो, आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तभी के कंडीशन में इस मार्कर का जो प्रतिबिंब होगा वह उस दर्पण में क्या होगा, दिखाई देगा। अगर मान लो कि यह जो मार्कर है अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर का है, या मार्कर कितने सेंटीमीटर का है, मान लो 10 सेंटीमीटर का है, और अगर इस मार्कर का प्रतिबिंब अगर कांच में देखना चाहते हो, तो अगर मैं पूछूं कि जो कांच है उस कांच की लंबाई कितना होना चाहिए, तो क्या बताओगे कि अगर यह दर्पण या अगर यह मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, तो जो दर्पण का लंबाई होना चाहिए वो कितना लंबाई होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मतलब इस वस्तु का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो या कह सकते हो जो मार्कर है उस कांच में आपको क्या होगा, पूरा दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप दूसरी बात समझना है तुमको कि जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो यह मार्कर है और यह मान लो क्या है, दर्पण है, यह मार्कर है और यह क्या चीज है, जैसे मान लो यह क्या है, तो आप कह सकते हो यह दर्पण है, और यह क्या है, आप कह सकते हो कि यह मार्कर है। इसी को हम लोग क्या नाम दूंगा, इसी को मैं कहूंगा वस्तु। तो जब यह दर्पण है और इस दर्पण के सामने अगर मैं वस्तु को इस प्रकार से क्या करूंगा, लाऊंगा, तो यहाँ पे जब मैं क्या करूंगा कि इस वस्तु को दर्पण के सामने इस प्रकार से तेजी से मैं लाऊंगा, तो उस कंडीशन में अगर मानता हूं कि जो इस प्रकार से मैं इस मार्कर को ला रहा हूं उसका वेग अगर v है, तो जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो प्रतिबिंब का वेग अगर मैं पूछूं कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे तुम लोग, अगर मार्कर को तेजी से v वेग से मैं गति करा रहा हूं, तो जो इस दर्पण में प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब कितना तेजी से गति करेगा, तो अगर इस मार्कर का वेग v है तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका वेग कितना होगा, तो बताओगे 2v होगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि जो मार्कर है या कह सकते हो जो ये वस्तु है, इस वस्तु को अगर मैं दर्पण के सामने अगर आप कह सकते हो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करा रहा हूं, तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब कितने वेग से गति करेगा, तो बताओगे 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या करेगा, गति करेगा। मतलब वस्तु के वेग का दोगुना वेग से गति कौन करता है, तो आप बताओगे प्रतिबिंब गति करता है। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे मान लो यह दर्पण है और यह क्या है, वस्तु है, तो जब यह वस्तु का प्रतिबिंब है, अगर पूछो कि जो यह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह कहां पे बनेगा, तो जितना दूरी वस्तु और दर्पण के बीच में, जो यह दूरी है दर्पण और वस्तु के बीच में, उतना ही दूरी पे कौन बनेगा, प्रतिबिंब। मतलब आप कह सकते हो जो वस्तु है और जो दर्पण है उसके बीच की जो दूरी होती है और जो प्रतिबिंब होता है और दर्पण जो होता है उसके बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर। मतलब जितने दूरी पर वस्तु होता है दर्पण से उतनी ही दूरी पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस बात को भी क्या करना है, आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बताया समतल दर्पण में, इस बात को ध्यान से समझना है तुम लोगों को कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर कोई पूछे कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। और अगर मैं पूछूं सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो बताओगे सीधा बनता है।
उसके बाद अगर पूछो कि जो वस्तु का आकार होता है, वस्तु के आकार जो होता है उस वस्तु का आकार वस्तु से छोटा होता है, या अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो क्या बताओगे कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से छोटा होता है। और अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि अगर किसी वस्तु को उस दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो जो दर्पण का आकार होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, तो बताओगे वस्तु के आकार का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। उसके बाद अगर पूछो कि अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से गति कर रहा है तो दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वह कितना वेग से गति करेगा, तो बताओगे 2v वेग से गति करेगा। उसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि अगर दो दर्पण है और यह दो दर्पण एक दूसरे के समांतर है, जैसे मान लो कि यह दो दर्पण है और दोनों दर्पण एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और इस कंडीशन में जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं और अगर मैं इसके बीच में कोई वस्तु रखता हूं तो उस वस्तु की अगर मैं पूछूं कितने प्रतिबिंब बनेंगे, जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं तो जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, अगर मैं पूछूं कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो बताओगे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। कब, जब दो दर्पण एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं तब के कंडीशन में किसी वस्तु का अगर पूछो कितना प्रतिबिंब बनता है तो बताओगे अनंत प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अगर मैं पूछूं कि समतल दर्पण में अनंत प्रतिबिंब कब बनता है तो क्या बताओगे, जब दो दर्पण एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको समतल दर्पण के बारे में क्या कर दिया है, बता दिया कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, ये सब चीजें मैंने समतल दर्पण के बारे में क्या कर दिया, आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं किस दर्पण के बारे में, गोली दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, कोई कांच है और कांच का खोखला गोला है। यहाँ पे देखो आप लोग कि इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, एक कांच का खोखला गोला लेता हूं। यह क्या है, आप कह सकते हो कांच का एक खोखला गोला है, यह कांच का एक खोखला गोला है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं कि जो यह कांच का खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले को मैं बीच से काट दे रहा हूं इस प्रकार से। तो जब मैं इसको बीच से इस प्रकार से खोखले गोले को काटूंगा तो उस कंडीशन में देखो तुमको इस प्रकार की कुछ आकृति दिखाई देगी। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि जब इस खोखले गोले को मैंने बीच से काटा है तो इस प्रकार की दो आकृति दिखाई दे रही है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं कि जो यह आकृति दिखाई दे रही है इसके एक पृष्ठ पर मैं पालिश कर दे रहा हूं। जैसे मान लो कि यह इस प्रकार से पालिश कर दिया, इस प्रकार से इसके बाहरी पृष्ठ पर मैंने पालिश कर दिया। और यहाँ पे जो दूसरा आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है इसके अंदर वाले पृष्ठ पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पालिश कर दिया। यहाँ पे जो अंदर वाला पृष्ठ है इस पे मैंने क्या कर दिया, इस पे पालिश कर दिया। जब पालिश करोगे तो इस प्रकार की आपको दो आकृति दिखाई देगी। तो जब इस प्रकार की दो आकृति दिखाई देगी तो जो यह वाली आकृति होती है, इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो। तो इस आकृति को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और जो यह आकृति आपको दिखाई दे रही, इस आकृति को अगर मैं पूछूं क्या नाम दोगे, तो इस आकृति को हम लोग कहते हैं, बोलो क्या, अवतल दर्पण। तो अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो क्या बताओगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पालिश इसके बाहर वाले पृष्ठ पे किया हूं, अगर इस दर्पण पे जो यह दर्पण दिखाई दे रहा है इस दर्पण के बाहरी वाले पृष्ठ पर पालिश कर दी हो तो इसका मतलब जो अंदर वाला पृष्ठ है, इस अंदर वाले पृष्ठ को क्या कहोगे, परावर्तक पृष्ठ कहोगे। इस पृष्ठ को कहोगे परावर्तक पृष्ठ, या कह सकते हो परावर्तक तल कहोगे। और अगर आप देखो इस वाले पृष्ठ पे जो यह वाला जो दर्पण है, इस दर्पण के अंदर वाले भाग पर पालिश कर दियो तो उस कंडीशन में आप बताओगे जो यह बाहर वाला पृष्ठ है, इस वाले बाहर वाले पृष्ठ को क्या कहोगे, परावर्तक पृष्ठ कहोगे। ठीक ना। अब यहाँ पे जो बाहर वाला पृष्ठ है, इस बाहर वाले पृष्ठ को क्या कहोगे, परावर्तक पृष्ठ कहोगे। अब ध्यान से समझो कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे हम लोग और किस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आप बताओ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, उस दर्पण को मैंने क्या नाम दिया था, ध्यान से सुनो, तुम बताओ तुम लोग। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उस दर्पण को तो हम लोग समतल दर्पण
उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, देखो यह परावर्तक तल, यही तो परावर्तक तल है। और यह परावर्तक तल देखो बीच में क्या है, धंसा हुआ है। तो जब परावर्तक तल धंसा हुआ है बीच में, तो उस कंडीशन में अगर पूछो कि उस दर्पण को क्या नाम दोगे, तो जो परावर्तक तल जब बीच में धंसा होगा, तो उस कंडीशन में जो दर्पण बनता है, उस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। जब किसी दर्पण का परावर्तक तल बीच में धंसा होता है, उस दर्पण को बोलो हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या परिभाषा को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो तुम लोग, ऐसा दर्पण जिसका, या कह सकते हो ऐसा दर्पण जिसपे कलई बाहरी पृष्ठ पर किया जाता है, या कह सकते हो ऐसा दर्पण जिसपे पालिश उभरे हुए भाग पर किया जाता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जो पालिश किया हुआ है वह उभरे हुए भाग पे किया गया है, तो जब उभरे हुए भाग पर हम लोग पालिश करते हैं, तो उस कंडीशन में जो दर्पण बनता है वह दर्पण कैसा बनता है, तो बताओगे अवतल दर्पण बनता है। जब किसी उभरे हुए भाग पर पालिश किया होता है, तो उस कंडीशन में जो दर्पण बनता है वह दर्पण कैसा होता है, अवतल। या कह सकते हो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में धंसा होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब हम लोग समझते हैं किस दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। और इस उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ उत्तल दर्पण क्या होता है, तो बताओ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, अब देखो परावर्तक तल इसमें कौन सा है, तो आप देखो जो बाहर वाला भाग है, और जो बाहर वाला भाग देखो तो यह कैसा दिखाई दे रहा है, तुम लोग उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक तल बीच में धंसा होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में धंसा होता है, उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक तल बीच में उभरा होता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने दर्पण के प्रकार के बारे में भी मैंने यहाँ पे चर्चा कर दी है। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं दर्पण के बारे में, उसको हम लोग अगर चर्चा कर लेते हैं, तो अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो सभी अभी की क्लास में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है। तो जो यह कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको क्या होना चाहिए, यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, या दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जो यह कुछ परिभाषाएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में सीखते हैं। ठीक ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। यहाँ पे अब हम लोग समझने वाले हैं किस दर्पण के बारे में। तो जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं दर्पण बनाता हूं, इस दर्पण को अगर पूछूं कौन सा दर्पण कहोगे, जब किसी दर्पण पर पालिश बाहर से किया होता है, तो उस दर्पण को क्या कहा जाता है, तो बताओगे जब किसी दर्पण पे पालिश बाहर से किया होता है, तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। जब किसी दर्पण पर पालिश बाहर से किया होता है, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो यह दर्पण अगर पूछूं कौन सा होगा, तो आप बताओगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। या कह सकते हो कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा होता है। देखो यहाँ पे परावर्तक तल क्या है, धंसा हुआ है। तो इस दर्पण को भी क्या कहोगे आप लोग, अवतल दर्पण कहोगे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कुछ परिभाषाएं, जैसे मान लो कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव, इसको हम लोग लिखते हैं P से। इसके बाद हम लोग समझते हैं दर्पण का ध्रुव हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है,
इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र के बाद होता है एक वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो फोकस आता है, फोकस। फोकस क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फोकस को लिखेंगे हम लोग एफ से, वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर या कह सकते हो स्मॉल आर, कुछ भी से लिख सकते हो। तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर या स्मॉल आर। जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अगर कोई पूछे तुमसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है तो क्या बताओगे तुम लोग, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। कैसे बताओगे, अगर कोई पूछे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है तो इस तरीके से बताओ, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। या तो इतनी बातें नहीं याद कर पा रहे हो तो कैसे बताओ, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब देखो जैसे या तो अवतल हो या तो उत्तल, दोनों के लिए सेम ही होगा। यहाँ पे बना देता हूं, या तो अवतल दर्पण बनाया हो, अगर मैं उत्तल दर्पण को बनाऊंगा तो इस प्रकार से कुछ बनाऊंगा। देखो यह जो दर्पण बनेगा यह दर्पण कैसा बनेगा, तो बताओगे यह दर्पण होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि मैंने यहाँ पे पालिश इसके अंदर से किया है और यहाँ पे पालिश में क्या किया हूं, बाहर से किया हूं। तो जब पालिश बाहर से होगी तो अवतल, जब पालिश अंदर से होगी तो उत्तल। जब पालिश आप कह सकते हो धसे हुए भाग में होगा तो उत्तल, जब पालिश उभरे हुए भाग में होगा अवतल, जब परावर्तक तल उभरा होगा तो उसको कहोगे उत्तल, जब परावर्तक तल धसा होगा तो उसको कहोगे अवतल। तो एक ही चीज को आप दो तीन तरीके से कह सकते हो। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की परिभाषा बनाना चाहोगे तो इसकी परिभाषा बहुत सा बना सकते हो, बस आपको अगर समझ में आ रही है तो आप किसी भी तरीके से बता सकते हो दर्पण के बारे में। तो यहाँ पे देखो मैं या तो बताओगे यह दर्पण जो होगा या कैसा दर्पण होगा, तो आप कहोगे उत्तल दर्पण होगा, यह जो दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो दर्पण का ध्रुव होता है वह दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो मैंने तुमको परिभाषा के रूप में क्या बताया है कि जो दर्पण होता है किसी दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो तुम लोग तो यह दर्पण का अगर मैं पूछूं कि जो ये अंदर वाला पृष्ठ, इसी वाले पृष्ठ को हम लोग परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, या इस पृष्ठ को कहोगे परावर्तक पृष्ठ कहोगे। उसी प्रकार से जो यह बाहर वाला, इस वाले दर्पण का जो यह बाहर वाला भाग है इसको क्या कहोगे, परावर्तक पृष्ठ कहोगे। और इस परावर्तक पृष्ठ का अगर पूछूं मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य मतलब होता है बीच में, तो यह जो दर्पण है इस दर्पण का मध्य बिंदु कहां पे होगा, तो बताओ इस दर्पण का जो बीच वाला भाग होगा, बीच में कोई इस प्रकार से बिंदु होगा, यही बिंदु क्या कहलाएगा, यही बिंदु कहलाएगा इस दर्पण का ध्रुव। और जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको हम लोग लिखते हैं किससे, तो इसको हम लोग लिखते हैं P से। तो यहाँ पे यह जो मध्य बिंदु है या कह सकते हो आप लोग इस दर्पण का जो यह मध्य बिंदु है, इसी मध्य बिंदु को दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। या अगर इसमें देखो आप लोग तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, अगर मान लेता हूं कि मध्य बिंदु यही है, तो जो यह मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव। तो अगर कोई पूछे दर्पण का ध्रुव क्या होता है तो आप कह सकते हो दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, सिंपल से परिभाषा। दूसरी बात हम लोग क्या समझते हैं, वक्रता केंद्र। अगर मैं पूछूं वक्रता केंद्र क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो दर्पण आप बनाए हो उत्तल या अवतल दर्पण, या कैसे बनाए हो, तो आप बताओ कि गोला था और उस गोले को या कह सकते हो खोखला गोला था और उस खोखले गोले को हम लोग क्या किए, दो भागों में काटे हैं और काटने के बाद हम लोग को दो आकृति क्या कहते हैं दिखाई दी है। तो उस कंडीशन में हम लोग एक को अवतल दर्पण दूसरे को हम लोग उत्तल दर्पण कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका मतलब तुमको पता है कि अगर कोई गोला है तो गोले में क्या होता है, केंद्र होता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि इस प्रकार से कोई गोला था पहले, इस प्रकार से कोई पहले गोला था इस प्रकार से, और यह गोले का क्या रहा होगा, इधर केंद्र रहा होगा। तो अगर यह गोले का केंद्र जो है वही केंद्र इस दर्पण के लिए, जो गोले का केंद्र होता है इसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कोई अलग से चीज नहीं है,
मतलब अगर मैं क्या करता हूं कि जो यह आप देख रहे हो कि दर्पण बनाया हो, तो यह दर्पण किससे बना होगा? तो आप बताओगे कांच के खोखले भाग से, या कह सकते हो कांच का कोई खोखला गोला था, और जब कांच के खोखले गोले को हम लोग बीच से काट दिए हैं, तो उस कंडीशन में काटने के बाद हम लोग क्या किए हैं, कांच के खोखले गोले की एक सतह पर हम लोग पॉलिश कर दिए हैं, तो जो यह आकृति बन रही है उसी आकृति को हम लोग क्या कह रहे हैं, उत्तल या अवतल दर्पण कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यह पहले कांच का इस प्रकार से खोखला गोला था, और जब हम लोग बीच से काटे हैं तो इस प्रकार से एक आकृति बनी है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो खोखले गोले का जो केंद्र है, या कह सकते हो जो गोले का केंद्र होता है, वही गोले का केंद्र क्या कहलाता है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो क्या बताओगे? जिस गोले को काटकर दर्पण को बनाया गया है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनो क्या मैं बता रहा हूं। अगर कोई पूछे कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो क्या बताओगे? जिस गोले को काटकर दर्पण को बनाया गया है, जिस गोले को काटकर दर्पण को बनाया गया है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हम लोग बोलो किससे लिखते हैं, तो वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से लिखते हैं। तो इसका मतलब जो यह बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे बोलो? तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आप बात में समझ में आ गई होगी तुम लोग को वक्रता केंद्र क्या होता है। आप कह सकते हो जिस गोले को काटकर दर्पण को बनाया गया है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र को सी से लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इस साइड में होगा, और जो उत्तल दर्पण है, या कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो इस उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र इस साइड में ही होगा। तो यह दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र। और अगर मैं पूछूं, एक चीज और छूट गई यहाँ पे, मुख्य अक्ष क्या होता है? पांचवा चीज यहाँ पे छोटा है, मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष। अगर कोई पूछे कि मुख्य अक्ष क्या होती है, तो बताओ ऐसी रेखा जो दर्पण की वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, तो बताओ ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे अगर देखो आप लोग, तो एक रेखा मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, और यह रेखा को ध्यान से देखो तुम लोग, तो जो यह रेखा है वह कैसे होकर जा रही है, यह रेखा वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और यह रेखा दर्पण के ध्रुव से भी होकर जा रही है। तो जो यह रेखा बना रहे हो, इस रेखा को क्या नाम दोगे बोलो? इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होगा, तो बताओ ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है। मैंने यहाँ पे तीन चीजें बता दी है। अब तुम्हारे पास दो चीजें बच्चा है बताने के लिए, एक वक्रता त्रिज्या क्या होता है, और एक क्या होता है, फोकस क्या होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या समझते हो तुम लोग, जैसे वृत्त में और गोला में आप लोग त्रिज्या क्या होता है यह बात समझते हो। तो अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि जो वक्रता केंद्र होता है और जो दर्पण का ध्रुव होता है, जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है और जो दर्पण का ध्रुव होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब जैसे मान लो कि यह वक्रता केंद्र है और यह क्या है, दर्पण का वक्र क्या सकते हो, ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी, यही तो दूरी होगी, इस दूरी को हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। या आप कह सकते हो यह दर्पण का ध्रुव है और यह दर्पण का क्या क्या है, केंद्र है, तो दर्पण का केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अगर कोई पूछे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, उसके बीच की दूरी दर्पण का क्या कहलाती है बोलो, तो उसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब लास्ट चीज बचा है फोकस। फोकस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे कि फोकस क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग इतनी चीजें समझ चुके हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और क्या कहते हैं कि
अवतल दर्पण किस प्रकार से बनता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण क्या होता है। मैंने कुछ परिभाषाएं भी बता दिया कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का कह सकते हो कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो मैंने ये सब बेसिक चीजें बता दिया है। अब फोकस को मैं बताऊंगा तब जब मैं वस्तु का प्रतिबिंब बनाऊंगा तब, ठीक ना। या तो अगर फोकस के बारे में सिंपल तरीके से अगर कोई पूछे कि फोकस क्या होता है, तो सिंपल तरीके से कह सकते हो कि जो वक्रता केंद्र होता है और जो दर्पण का ध्रुव होता है, इसके बीच में एक ऐसा क्या कहते हैं, बीच में जो एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से सिंपल परिभाषा बता सकते हो, लेकिन यह पूरी परिभाषा सही नहीं है। पूरी परिभाषा बताने के लिए मैं जब बताऊंगा कल प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में फोकस को क्या करूंगा, परिभाषित करूंगा, ठीक ना। तो कल की क्लास में बताऊंगा आपको प्रतिबिंब के बनाने के नियम और मैं किस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक ना। मैं कल बताने वाला हूं कि प्रतिबिंब के बनाने का क्या नियम होता है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब आभासी बनता है, कब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, कब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को क्या करना, पहुंचाना। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।